नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि शालाओं को इस बार समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त राशियाँ जो हैं वो डिजिटल रूप में प्राप्त होगी और इसे विद्यालय के द्वारा व्यय करने के लिए डिजिटल रूप से ही PFMS के माध्यम से व्यय करना होगा। ऐसे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि हम किस प्रकार से विद्यालयों को प्राप्त होने वाली राशि को PFMS के माध्यम से देयक के रूप में विभिन्न संबंधित व्यक्तियों को या संस्थाओं को किस प्रकार से भुगतान करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है PFMS का तात्पर्य पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह एक सिस्टम है जिसकी सहायता से हम कैशलेस ट्रांजेक्शन विद्यालय के खाते से संबंधित के खाते में कर पाएंगे। तो विद्यालय के खाते से संबंधित संस्था या व्यक्ति के खाते में भुगतान करने के लिए हमको 6 चरणों का पालन करना होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ संक्षेप में यह बताऊंगा कि हम किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इन सभी स्टेप से संबंधित जो प्रोसेस की जानकारी है वो अलग अलग वीडियो में बनाई गई है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी डिटेल जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यालय से किसी भी देयक के भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको जिले से यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो प्राप्त करना होगा। जैसे ही आप जिले से यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करते हैं, इसके बाद आपको वहाँ पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको 2 काम करने होंगे, डाटा अपलोडर की आईडी बनाना और डाटा अप्रूवर की आईडी बनाना। एक बार यदि आप डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर की आईडी बना लेते हैं, इसके बाद आपको डाटा अपलोडर की आईडी से या डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको वेंडर या बेनिफिशियरी को जोड़ना होगा। वेंडर और बेनिफिशियरी जोड़ने के बाद डाटा जो ऑपरेटर रहेगा वो देयकों का भुगतान बनाएगा और देयक के भुगतान बनाने के बाद वह उसे डाटा अप्रूवर के पास अप्रूव करने के लिए सेंड करेगा। जैसे ही डाटा अप्रूवर देयकों को भुगतान के लिए अप्रूव करता है तो उसे PPA की 2 प्रति जो है वो प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के बाद उसे हस्ताक्षरित करके बैंक को पेमेंट के लिए सेंड करेगा। जैसे ही बैंक जो है पेमेंट के लिए PPA जो है प्राप्त करता है, वह संबंधित बेनिफिशियरी या वेंडर के खाते में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रकार से भुगतान की प्रक्रिया जो है विद्यालय से बेनिफिशियरी के अकाउंट में PFMS के माध्यम से हो जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि इन छह प्रोसेस को हम कैसे पूर्ण करें, किस प्रकार से हम PFMS में लॉगिन करें, किस प्रकार से डाटा अपलोडर बनाएं, किस प्रकार से बेनिफिशियरी को ऐड करना है और किस प्रकार से देयकों का भुगतान बनाना है, किस प्रकार से डाटा अप्रूवर उसे अप्रूव करेगा और किस प्रकार से PPA जो है वो प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार से PFMS में लॉगिन करें। PFMS में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र से एक एड्रेस जो है वो सर्च करना होता है www.pfms.nic.in। जैसे ही आप इस पेज पर सर्च करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बाएं कोने पर बने हुए यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जैसे ये पेज जो है वो ओपन होता है तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो टाइप करना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप PFMS के पेज पर इंटर कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर PFMS के वेब पेज पर इंटर होंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपरी बाएं कोने पर आपके विद्यालय से संबंधित जो डिटेल दिए रहेंगे वो यहाँ पर दिए रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आपका ये पेज ओपन होता है तो आपको वापस बाएं कोने पर बने हुए मास्टर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूज़र बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू पर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार जो पेज है वो दिखाई देता है। अब चूँकि मैं आपको यहाँ पर बताया था, अब यहाँ से हमारा दूसरा जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा काम हमारा ये है PFMS में जाकर 2 आईडी बनाना, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी बनाना। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर की आईडी जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होता है। यहाँ पर आप मास्टर बटन पर क्लिक करेंगे, मास्टर यूज़र और उसके बाद ऐड न्यू। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन होता है। इस पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पर चयन करना है कि आप किसका आईडी जो है वो बनाना चाह रहे हैं। डाटा अप्रूवर की आईडी बनाना चाह रहे हैं या डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाना चाह रहे हैं। यदि डाटा ऑपरेटर की आईडी बना रहे हैं तो डाटा ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लीजिए और डाटा अप्रूवर की आईडी बना रहे हैं तो डाटा अप्रूवर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको संबंधित व्यक्ति की जो जानकारी है
वो यहाँ पर भर देनी है, जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या लॉगिन आईडी क्या बनाना है। या जानकारी जो है वो भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो संबंधित अप्रूवर या ऑपरेटर की आईडी जो है वो बन जाती है। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया को 2 बार करना है, क्योंकि एक बार आपको ऑपरेटर की आईडी बनानी है और दूसरे बार में आपको अप्रूवर की आईडी जो है वो बनानी है। इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी जो है वो बना लेते हैं। एक बार ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी बन जाने के बाद संबंधित जो आईडी और पासवर्ड रहेंगे वो ऑपरेटर या अप्रूवर की ईमेल आईडी पर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेप जो है पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है कि हम किस प्रकार से ऑपरेटर की आईडी से वेंडर और बेनिफिशियरी को जोड़ें। तो वेंडर और बेनिफिशियरी जोड़ने के लिए आपको डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी का उपयोग करना होगा। इसके बाद आपको इस पेज से लॉग आउट हो जाना है और लॉग आउट होने के बाद वापस आपको फिर से लॉगिन करना होगा। इस बार लॉगिन जो है आप डाटा ऑपरेटर की आईडी से करेंगे। जैसे ही आप डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन होते हैं तो आपके सामने में कुछ दूसरा पेज जो है वो ओपन होता है। इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन होगा। जैसे ही इस प्रकार का पेज ओपन होगा तो वापस आपको यहाँ पर मास्टर बटन पर क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मास्टर बटन क्लिक करने के बाद आपको वेंडर पर क्लिक करना है और वेंडर पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप डाटा ऑपरेटर के आईडी से वेंडर जो है वो जोड़ रहे हैं। वेंडर जोड़ने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी। इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। तो वेंडर या बेनिफिशियरी जोड़ने के लिए देको का भुगतान जो है वो दो व्यक्तियों को किया जा सकता है। पहला भुगतान जो है वो बेनिफिशियरी को किया जाएगा। बेनिफिशियरी कहने का तात्पर्य है यदि किसी विद्यार्थी को हमको यदि लाभान्वित करना होगा तो इस स्थिति में उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड किया जाएगा। और दूसरा जो रहेगा वो वेंडर होगा। वेंडर मतलब कहने का तात्पर्य है कि उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या व्यक्ति जिन्हें देको का भुगतान करना है। ये वेंडर जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इससे संबंध में अलग से वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आप वेंडर के संबंध में और बेनिफिशियरी के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकते हैं कि कौन से वेंडर किस श्रेणी में आएंगे। वेंडर का प्रकार जानने के बाद आपको वेंडर वाले पेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेंडर वाले पेज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको चयन करना होगा, वेंडर के टाइप का चयन करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि वेंडर का टाइप जो है वो 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। एनजीओ हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। उसके बाद आपको संबंधित जो वेंडर होगा उसका नाम जो है यहाँ पर टाइप करना होगा। नाम टाइप करने के बाद उसके फादर्स नेम का टाइप करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो टाइप करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर टाइप करना होगा। यदि उस संस्था या वेंडर के पास जीएसटी नंबर होगा तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ये ऑप्शनल है। यदि नहीं होगा तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद संबंधित जो वेंडर है उसका पेन नंबर डालना होगा। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर उसका कंट्री, उसके बाद उसका जिला कौन सा है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। यदि मोबाइल नंबर यदि नहीं होगा तो आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल में टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद आगे बढ़ जाइए। लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पर यदि आपके पास मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्योंकि भुगतान संबंधी मैसेज जो है उनके मोबाइल नंबर भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप एड्रेस, पिन कोड और फ़ोन नंबर डाल करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर आपको उस वेंडर से संबंधित जो बैंक अकाउंट की जानकारी है वो देनी होगी कि वो संबंधित व्यक्ति का जो अकाउंट है किस बैंक में है और उसका अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सारी जानकारियाँ भर लेते हैं तो आपको नीचे बने हुए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे बटन पर सेव बटन पर क्लिक करना होगा और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप वेंडर जो है वो आसानी से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने तृतीय चरण जो है वो पूर्ण किया हुआ है कि किस प्रकार से हम डाटा ऑपरेटर के आईडी से वेंडर को जोड़ें। एक बार वेंडर जोड़ने के बाद अब आपको वापस बेनिफिशियरी को भुगतान करना होगा या वेंडर को भुगतान करना होगा। वेंडर का भुगतान भी डाटा ऑपरेटर के आईडी से ही होगा। डाटा ऑपरेटर के आईडी से वेंडर का भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे एक्सपेंडिचर पर जाना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर पर जाना होगा। एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट स्कीम करना है। सेलेक्ट स्कीम में आपको CT79 का चयन करना है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या रहेगा। प्रोजेक्ट कहने का मतलब है किस कार्य के लिए या किस पर्पस के लिए या किस मद का उपयोग आप कर रहे हैं। उसके बाद एजेंसी का जो अकाउंट जो है वो डालना होगा आपको।
उसके बाद एक्सपेंडिचर जो है वो किसके लिए कर रहे हैं वो, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो आदेश होगा, किस आदेश के तहत आप संबंधित व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं वो, यहाँ पर आदेश की कॉपी जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको सैंक्शन डेट बताना होगा कि किस डेट को आपने इस देयक को भुगतान करने के लिए सैंक्शन कराया हुआ है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट क्या होगा उसको डालना है, कितनी राशि जो है आपको प्रदान करनी है वो डालना होगा। इस प्रकार से आप संबंधित जो जानकारी है वो भर दीजिए। लास्ट में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें और देनी होंगी, नरेटर दे सकते हैं कि किस संबंध में उसको भुगतान किया जा रहा है, और वाउचर का नंबर क्या होगा ये देना होगा। इसके बाद स्कीम कंपोनेंट की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी, और एक बार ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से संबंधित एक्सपेंडिचर का जो देयक है वो बनकर तैयार हो जाता है। एक बार ऑपरेटर के द्वारा देयक का निर्माण करने के बाद ऑपरेटर का कार्य खत्म हो जाता है, और यहाँ से अब डाटा अप्रूवर की जो आईडी है वो कार्य करेगी, और वहाँ से हम उसको अप्रूव करेंगे। एक बार देयक बन जाने के पश्चात अब डाटा ऑपरेटर को यहाँ से लॉग आउट करना होगा, और लॉग आउट करने के बाद अब वापस डाटा अप्रूवर को लॉगिन करना होगा। जैसे ही एक बार डाटा अप्रूवर जो है वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वह उसे अप्रूव करके पीपीए प्राप्त करेगा। पीपीए प्राप्त करने के बाद बैंक को भुगतान करने के लिए सेंड कर देगा। बड़े ही आसानी से देयक का भुगतान जो है वो बैंक के द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से कर पाएंगे। यदि आपको इससे संबंधित डिटेल में वीडियो प्राप्त करना हो तो आप डिटेल में वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संबंधित सभी प्रक्रियाओं को, जैसे वेंडर किस प्रकार से बनाए को डिटेल में, या किस प्रकार से हम डाटा अपलोडर या डाटा अप्रूवर जो है वो उसकी एंट्री करें के संबंध में डिटेल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां से आप इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में देख करके समझ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अन्य साथियों से भी शेयर करें। धन्यवाद।